हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे तुम देख रहे हो। ओके, आज स्पेसिफिकली आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर योर सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स फॉर मे 2017। ठीक है, अब मे 2017 में एज यू आर अवेयर अमेंडमेंट्स के नाम पे बहुत सारा तहस नहस मचा हुआ है मार्केट में। 400 अमेंडमेंट्स है, 500 अमेंडमेंट्स है, और ये चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं, वो चैप्टर में। इतना डरो मत, इतने कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। 119 पेजेस का सप्लीमेंट्री जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया हुआ है, सब्जेक्ट टू द 119 पेजेस का सप्लीमेंट्री, तुमको और बाहर और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू योर अमेंडमेंट्स। यहाँ पर आज अपन जो कवर कर रहे हैं, व्हाट वी आर कवरिंग हियर टुडे इज़ मेनली तुम्हारे अमेंडमेंट्स में दो गर्मा गर्म नए नए टॉपिक्स जो पूरे के पूरे ऐड कर दिए। कॉर्पोरेट लॉज जो पहले 70 मार्क्स का आता था, अब भी 70 मार्क्स का ही आएगा, बट उसमें उसी 70 मार्क्स में एक चैप्टर और ऐड हो गया, विच इज़ नोन एज योर NCLT और NCLAT। एक और चैप्टर जो तुम्हारा हुआ करता था, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, वो चैप्टर चेंज हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर चेंज हो चुका है का मतलब क्या होता है? चेंज हो चुका है का मतलब पहले 1956 जो हुआ करता था, अब वो 2013 हो चुका है। मेनली अपने को ये अमेंडमेंट्स जितने भी हैं और इसके आगे जितने हैं वो कवर करने हैं। लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू गर्मा गर्म चैप्टर दैट इज फर्स्ट टाइम एडेड टू योर सिलेबस, NCLT। NCLT फुल फॉर्म क्या होता है? NCLT बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, ये चैप्टर का हेडिंग है। ये है क्या, समझो। पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले क्या होता था, इनकम टैक्स की अगर तुम बात करो, इनकम टैक्स की, तो अगर वो एडजुडिकेशन प्रोसीजर तुमको याद हो, इनकम टैक्स का एडजुडिकेशन प्रोसीजर, तो तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर उसका ऑर्डर आएगा, फिर यू गो टू अपील टू सीता, दैट इज योर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, फिर उसका ऑर्डर आएगा, देन यू गो टू अपील टू ITAT, बोले तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इनकम टैक्स के लिए उसका एक एपेलेट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है। गुड, वेरी गुड। सेबी पे आते हैं। सेबी की अगर बात करो, ओह, सेबी में भी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐसा एक बॉडी दिया हुआ है अलग से। सेबी एक्ट के लिए भी अलग से बॉडी है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी तो सेस्टैट आता है। सेस्टैट, व्हाट इज दिस? सेस्टैट का ऐड क्या है? एपेलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है? बचा कौन? हम कंपनी लॉ वाले। हम कंपनी लॉ वाले बच गए। हम क्या करें भाई? हम खाली हाई कोर्ट के धक्के खाते रहे, हम CLB के धक्के खाते रहे, हम क्या करें? समझ रहे? सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ऑल द पर्टिकुलर केसेस दैट आर पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर एक नया बॉडी बना दिया। हाई कोर्ट को बोला कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने मैटर्स है ना, तू टच नहीं करेगा आपसे। CLB को बोल दिया, CLB तेरा तो नाम ही चेंज हो जाएगा, फीलिंग सेम रहेगा, तेरा फीलिंग सेम रहेगा, तेरा नाम चेंज हो जाएगा। BIFR को बोल दिया, तेरे रिलेटेड जितने भी मैटर्स है अब तू हैंडल नहीं करे। अच्छा, तो करेगा कौन? हाई कोर्ट भी नहीं करेगा। CLB का नाम चेंज करके कुछ और नाम से तुमने इंट्रोडक्शन नया करवा रहे हो, एंड BIFR को भी तो अब काम कौन करने वाला है? अब एक नया बॉडी हमने कॉर्पोरेट लॉ में एंट्री करवाया, जिसका द नेम इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट पे, एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस है, कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस है, ऑल दोज केसेस विल बी ऑटोमेटिकली नाउ शिफ्टेड टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। समझ में आया? CLB एंड NCLT सेम होता है या अलग अलग होता है? वो दोनों सेम है लेकिन फिर भी अलग है। मतलब वो दोनों सेम है लेकिन फिर भी अलग है का मतलब होता है द बिल्डिंग इज सेम, एम्प्लॉयज वर्किंग आर सेम, बट बाहर जो बोर्ड लगाया था ना, कंपनी लॉ बोर्ड, वो बोर्ड निकाल के अब हमने नया बोर्ड लगा दिया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से लोग अपॉइंट होते हैं,
सब कुछ इन डेप्थ अब स्टार्ट करता है। सबसे अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ भाई, अभी तक खाली इंट्रोडक्शन हुआ है अपना, खाली इंट्रोडक्शन की एनसीएलटी मतलब होता क्या और किधर से आया, वो इधर से आया। अब समझते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, समझो। टॉकिंग अबाउट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक ऐसा बॉडी बना है जो ट्रिब्यूनल है लेकिन फीलिंग कोर्ट वाला लेके आता है। जो ट्रिब्यूनल है लेकिन उसको फीलिंग कोर्ट वाला आता है। मतलब ये एक ऐसा बॉडी है जो काम तो ट्रिब्यूनल के लेवल पे करता है, बट ये पावर्स कोर्ट वाले रखता है। मतलब इट इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी। अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, बट इट बिहेव्स लाइक I am the king of the world. I am the judicial body. It is not the judicial body, but it behaves like a judicial body. जिसे यहाँ पर आ जाओ, इधर कहते हैं NCLT और NCLAT क्या होता है? They are the two quasi judicial bodies. Two quasi judicial bodies set up by CG, Central Government, Papa of Corporate Law. समझो, Papa of Corporate Law क्यों कहते हैं इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा बॉडी है जो सब जगह नहीं पहुंच सकता। भगवान है वो कॉर्पोरेट लॉ का भगवान, वो सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अलग अलग, अरे एक मुहावरा तुमने बचपन में सुना होगा, भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकता इसलिए उसने माँ बनाई, सुना है? सेम कंसेप्ट इधर अप्लाई होता है। सीजी हर एक्ट की तरफ, हर पर्टिकुलर एक्ट, हर पर्टिकुलर लॉ की तरफ नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अलग अलग माएँ बनाई, अलग अलग बॉडीज़ बनाई। मतलब क्या होता है? सीजी ने सेबी बनवाया, सीजी ने एनसीएलटी बनाया, सीजी ने तुम्हारा सेबी एनसीएलटी के अलावा सीसीआई, अगर तुमको याद हो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नया बॉडी बनाया। ये सब है क्या? व्हाट आर दीज आर नथिंग बट सम बॉडीज दैट आर सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सो टॉकिंग अबाउट एनसीएलटी, एनसीएलटी, ये क्या होता है? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी यही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का थोड़ा बड़ा भाई, बोले तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है? दे आर द टू कॉसी जुडिशियल बॉडीज दैट आर सेटअप बाय सीजी। अब ये होता क्या और इसके अंदर क्या क्या आएगा, डिस्टिंग्विश के फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा समझने में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाएगा कौन इसको, कौन बनाता है इसको? लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक, अच्छा बॉडी बनाया, दो बॉडीज बनाया, तो चलाने के लिए लोग तो चाहिए। हाँ, चलाने के लिए अगर लोग चाहिए तो इसको कौन चलाएगा? एनसीएलटी को जो एक आदमी अपॉइंट किया है, तो एनसीएलटी चलाएगा। दिस पर्सन जो एनसीएलटी को चलाने वाला है, ही इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी। ही इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी। अच्छा, तो एनसीएलटी में भी तो ऐसा कोई चाहिए ना जो एनसीएलटी को चलाएगा। एनसीएलटी को कौन चलाएगा? एनसीएलटी को जो आदमी अपॉइंट किया है चलाने के लिए इज नोन एज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी। ध्यान से, फीलिंग दोनों का सेम है, दोनों अपने अपने एनसीएलटी एनसीएलटी अपने अपने ट्रिब्यूनल के हेड है, ठीक है। लेकिन एनसीएलटी के हेड को बोला जाता है प्रेसिडेंट, एनसीएलटी के हेड को बोला जाता है चेयरपर्सन। क्लियर एकदम? ये प्रेसिडेंट, ये चेयरपर्सन, ये होते कौन है, ये किधर बैठते हैं? हाँ, ये होते कौन है के लिए अपने को उनका क्वालिफिकेशंस देखना पड़ेगा, जो मैं तुमको बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। उससे पहले ये बैठते कहाँ पे? एनसीएलटी का जो प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट बैठेगा एट एनसीएलटी नेचुरली। अरे लेकिन एनसीएलटी तो कितना सारा होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कितना सारा ऑफिसेस होगा। They are all known as the benches of NCLT. National Company Law Tribunal has various benches across the country, ठीक है। But the president of NCLT shall sit always at the principal bench only. प्रेसिडेंट साहब केवल प्रिंसिपल बेंच पर बैठेंगे। प्रिंसिपल बेंच बोले तो जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड होगा। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी सिट्स एट द प्रिंसिपल बेंच ओनली। क्लियर एकदम? ओके। ये लेकिन ये प्रेसिडेंट अकेला क्या कर लेगा? ये अकेला सारे के सारे कंपनी लॉ के मैटर सुलझा देगा? इतना स्मार्ट है, इतना फास्ट है क्या? नहीं, नेचुरली नहीं। और एक ही जगह पे बैठेगा ये तो, कंपनी लॉ पे केसेस तो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं,
तो ये तो एक ही जगह पे बैठने वाला है, तुमने बोला प्रिंसिपल बेंच ऑलवेज, तो ये एक ही जगह पे बैठे बैठे कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेटिव दिया है, क्या दिया? इस प्रेसिडेंट को दो हाथ दिए, वन हैंड इज नोन एज द जुडिशियल मेंबर्स, द अनदर हैंड इज नोन एज द टेक्निकल मेंबर्स। कुछ जुडिशियल मेंबर्स दिए, कुछ टेक्निकल मेंबर्स दिए, जो ये होते कौन है बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले इतना समझो। एक प्रेसिडेंट के दो हाथ दिए, एक जुडिशियल मेंबर्स दिए, एक टेक्निकल मेंबर्स दिए, जो कि उसको हेल्प करेंगे टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर केस। अब ये जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर कितने होंगे के लिए ना कंपनीज एक्ट ने बोला देख भाई मेरे को भी नहीं पता कितने होंगे। क्यों पता है? अभी तो एनसीएलटी हमने ऑथराइज किया, अप्रूव किया हुआ है, अभी तो एनसीएलटी एप्लीकेबल हुआ है, पहले केसेस आने तो दे, फिर थोड़ा प्रेशर किस पे कितना आता है वो हम एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वी विल डिटरमाइन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स एट एनसीएलटी। समझ में आ रहा है? तो एक काम करते ना, सीजी ने बनाया ना एनसीएलटी, सीजी को ही बोल दे देख भाई एक प्रेसिडेंट तो फिक्स हो गया, बाकी जुडिशियल टेक्निकल के लिए जितने लोग चाहिए ना उतने लोग अपॉइंट कर, मतलब एज मेनी नंबर ऑफ पीपल एज सीजी में रिक्वायर, सीजी में डीम फिट, उतने नंबर ऑफ पीपल को अपॉइंट कर सकती है सीजी एज अ टेक्निकल जुडिशियल मेंबर्स। समझ में अच्छा, तो सेम एनसीएलटी में भी होगा, एक चेयरपर्सन एंड रिक्विजिट नंबर ऑफ पीपल एज रिक्वायर्ड बाय सीजी। ऐसा सोचना भी मत, द प्रोविजन ध्यान से समझो। एक तो चेयरपर्सन जो होगा तुमने बोला, लेकिन एनसीएलटी के पास वही केस आते हैं जो एनसीएलटी से फिल्टर होकर के जो बचे हुए केसेस है वो खाली एनसीएलटी में जाएंगे। सो ध्यान से, जो बचे हुए हैं वही एनसीएलटी में जाने वाले ना, मतलब एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया और मुझे वो ऑर्डर पसंद नहीं आया एंड आई एम द अग्रीव्ड पार्टी एंड हेंस इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई कैन अपील टू एनसीएलटी। मतलब सारे के सारे ऑर्डर्स तो एनसीएलटी के पास जाने नहीं वाले, जिनको पेट में दुख रहा है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी खाली वो जाएंगे टू एनसीएलटी। क्लियर है? मतलब यहाँ पर तो इतने सारे केसेस नहीं आएंगे ना। ओके मतलब अच्छा इतने सारे केसेस तो नहीं आएंगे, मतलब कुछ एक केस आएंगे, तो उसके लिए सच नंबर ऑफ पीपल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी टेक्निकल जुडिशियल के लिए इतने सारे लोग क्यों चाहिए? तो एक काम कर दिया, एनसीएलटी में एक चेयरपर्सन तो भाई फिक्स है, वो फिक्स है, उसके अलावा मैक्सिमम 11 मैक्सिमम 11 टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर्स, जितने तुमको प्रोपोर्शन तुम देख लो, मैक्सिमम 11 टेक्निकल जुडिशियल मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड। 11 का मतलब इट इज एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन तो एक है और 11 लोग अलग से तुम अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर एकदम? ओके तो इतने लोग अपॉइंट हो सकते हैं एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में। ओके इसके अलावा अब एक बार अगर अपॉइंट हो गए तो क्या जिंदगी भर उनको पालना पोसना पड़ेगा या उनका कुछ टर्म होगा? अच्छा वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है वैसा कुछ होएगा? ऐसा सोचना भी मत, वो डायरेक्टर में होता है। यहाँ पर फिक्स टर्म होगा। फिक्स टर्म कितना होगा? फिक्स टर्म मैक्सिमम 5 साल, मैक्सिमम 5 years, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर मैक्सिमम 5 years, खत्म बस इतना ही। मतलब मैक्सिमम 5 years एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर मैक्सिमम 5 years। अब 5 years, लेकिन ये स्टार्ट कब से होता है? टर्म स्टार्ट कब से होगा? 5 और 5 10 पे तो खत्म होगा ना। स्टार्ट के लिए बोला, सुन ध्यान से, स्टार्ट के लिए क्या बोला? स्टार्ट के लिए बोला देख अगर तू प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, तो तेरे लिए प्रोविजन अलग होगा, और तू अगर मेंबर है टेक्निकल जुडिशियल तो तेरे लिए प्रोविजन अलग होगा। ये तो एनसीएलटी ना, एनसीएलटी सेम, चेयरपर्सन है तो प्रोविजन अलग होगा एंड टेक्निकल जुडिशियल पर्सन है तो प्रोविजन अलग होगा। क्लियर एकदम? अब किस तरह से किनका क्या प्रोविजन दिया है डिस्टिंग्विश के हिसाब से पढ़ना है, थोड़ा इजी पड़े समझने में। ध्यान से नजर इधर, एनसीएलटी, एनसीएलटी, एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी किस तरह से बनता है? एनसीएलटी ध्यान से, एक प्रेसिडेंट होगा
एंड सच अदर जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स एज सीजी में डीम फिट। कितना नंबर है नहीं बोला, बट यही चीज अगर मैं एनसीएलटी में देखूं, एक चेयरपर्सन होगा जो प्रेसिडेंट था, यहाँ पर चेयरपर्सन के नाम से जाना जाएगा, एक चेयरपर्सन होगा एंड मैक्सिमम 11 मेंबर्स टेक्निकल जुडिशियल, जो तुमको रखने हो, रेड पेन ध्यान से इंपॉर्टेंट, बट एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मतलब ये 11 के लिमिट में चेयरपर्सन नहीं आएगा। वापस आते हैं एनसीएलटी में, इधर अथॉरिटी ये करता क्या एनसीएलटी रे बाबा, एनसीएलटी इट रिप्लेसेस द हाई कोर्ट बीआईएफआर फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी लॉ। इट रिप्लेसेस द हाई कोर्ट बीआईएफआर फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी लॉ। आज तक कंपनी लॉ के मैटर्स पे जो तुम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे, आज से वो दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पावर ही नहीं है। अब जितने भी कंपनी लॉ रिलेटेड केसेस है, ऑल हैव बीन ट्रांसफर्ड टू एनसीएलटी। क्लियर? अच्छा, तो एनसीएलटी, अरे एनसीएलटी क्या करेगा समझो, इट रिप्लेसेस हाई कोर्ट बीआईएफआर बोला एनसीएलटी के लिए, एनसीएलटी के लिए बोला इट विल हियर अपील्स अगेंस्ट एनसीएलटी। समझ में आया? एनसीएलटी का बड़ा भाई। सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स कौन करेगा समझो, प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट करेगा, इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के आदमी, ही इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब कंसल्ट कौन करेगा, अपॉइंट करेगा कौन इन कंसल्टेशन, बॉस जिसने बनाया वही तो अपॉइंट करेगा। सीजी ने बनाया, सीजी विल अपॉइंट बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, और बाकी सारे मेंबर्स के लिए दे आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, ध्यान से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। यहाँ पर कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है, चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बचा कौन, टेक्निकल अकेला। तो टेक्निकल मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन, ध्यान से, दे आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। क्लियर है एकदम, पक्का श्योर? अब इसी का पार्ट 2 बताता हूँ, इसी डिस्टिंग्विश के आगे का पॉइंट बताता हूँ। ये कितना हुआ, 1 2 3, 4th पॉइंट पे आते हैं। इधर टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा उनका, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस के लिए मैक्सिमम एनसीएलटी में मैक्सिमम 5 years, रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर मैक्सिमम 5 years। एनसीएलटी में मैक्सिमम 5 years, रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर मैक्सिमम 5 years। सेम टू सेम, नो डिफरेंस। अब डिफरेंस वाले पॉइंट पे आते हैं। एज लिमिट कितना होगा, प्रेसिडेंट के लिए बोला, प्रेसिडेंट मिनिमम 50 years, मैक्सिमम 67 years। मतलब जैसे ही 67 वाला हैप्पी बर्थडे आता है, उसको बोलने का हैप्पी बर्थडे, बर्थडे गिफ्ट, गेट आउट। समझ में? यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड, यू कैन नॉट रिमेन इन द ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ 67 years। फॉर अदर मेंबर्स मिनिमम 50, सेम नो डिफरेंस, मैक्सिमम 65 years। क्लियर है? इधर एज लिमिट, इधर चेयरपर्सन है, उधर प्रेसिडेंट था, इधर चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट मैक्स मिनिमम 50, 67 था, मिनिमम 50, ये 70 हो गया। ठीक है, अदर्स 50 65 था, 50 67 हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज योर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, जितना तुम वहां पर अपॉइंटेड रह सकते हो एज अ मेंबर और एज अ प्रेसिडेंट और एज अ चेयरपर्सन। आर वी क्लियर? इतना छापो, खत्म नहीं हुआ, इसके बाद 5th पॉइंट बताता। ठीक है, छापो।
ओके, सो एज वी सेड एक नए कंसेप्ट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो अपना अब बचा हुआ था, दैट इज़ योर क्वालिफिकेशंस। क्या होता है, अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मैं बन सकता हूँ, अगर मुझे जुडिशियल मेंबर बनना है, चेयरपर्सन बनना है, टेक्निकल मेंबर बनना है, इफ आई वांट टू बिकम एनी ऑफ दीज, एम आई eligible to become any of these or not? That is the question. Am I eligible or not is the question. The answer is right behind me. समझो पहले क्या होता है। अब to become a president of NCLT, to become a chairperson of NCLAT or to become a technical or judicial person, एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि चल भाई तू ये बेंचमार्क अगर तू क्रॉस करता है तो हम आगे बात करेंगे कि तू बन सकता है या नहीं बन सकता। बट ये बेंचमार्क अगर क्रॉस नहीं होता, इफ़ यू डोंट इवन रीच और टच और क्रॉस दिस पर्टिकुलर लिमिट, तो फिर तो सोचना भी मत कि तू कभी यहाँ का मेंबर या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट बन सकता है। नाउ व्हाट इज दैट लिमिट, व्हाट इज दैट बेंचमार्क, आ जाओ इधर देखते हैं। टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले प्रेसिडेंट की अगर बात करें, अगर तुमको NCLT का प्रेसिडेंट बनना है, एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 years is eligible. If you were a judge of the High Court for greater than equal to 5 years, then you are the president of NCLT. ऐसा नहीं होता। If you have been or are a judge of the High Court for greater than equal to 5 years, then you are eligible to be appointed as the president of NCLT. Okay, president हो गया, तो इधर चेयरपर्सन साथ में कर लेते हैं। चेयरपर्सन बनना है NCLAT का, चेयरपर्सन बनना है NCLAT का, तो कैसे बन सकता है, कौन बन सकता है? एनी पर्सन हु इज और वाज जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years बोला था ना। NCLAT की बात करें, AT मतलब NCLT से तो बड़ा ही होगा। एनी पर्सन हु इज और वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हु इज और वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट is eligible to become the chairperson of the NCLAT. ओके, ये तो हो गया खाली प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन के बीच में। अब जुडिशियल मेंबर बनना है मुझे, जुडिशियल इन NCLT और जुडिशियल इन NCLAT, तो कैसे बन सकता हूँ? टू बिकम जुडिशियल मेंबर इन NCLT, ध्यान से, आइदर आई कैन बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक्सपीरियंस कुछ नहीं बोला, जज ऑफ द हाई कोर्ट, और जज ऑफ द हाई कोर्ट से नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट के जज के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। तो इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, देन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 5 years। अच्छा, उससे नीचे, उसके भी नीचे, फिर तो एडवोकेट बचा। एडवोकेट के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 years। ध्यान से, जुडिशियल मेंबर, जज ऑफ द हाई कोर्ट, नो एक्सपीरियंस, उसके नीचे जाओगे तो एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, उसके नीचे जाओगे तो एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इज रिक्वायर्ड। इधर आते हैं जुडिशियल मेंबर्स, टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ NCLAT। यहाँ पर जुडिशियल मेंबर के लिए बोला हु इज और वाज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और ये पड़ोस वाला NCLT, एनी पर्सन हु इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ दिस पड़ोस वाला NCLT फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 years कैन बिकम अ जुडिशियल मेंबर इन NCLAT। क्लियर, एकदम पक्का। टेक्निकल पे आते हैं। फॉर बिकमिंग अ टेक्निकल मेंबर NCLT NCLAT में बेस्ट पार्ट दोनों में पॉइंट सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है। दोनों में पॉइंट सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। इधर देखो, टेक्निकल मेंबर्स के लिए स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कॉमन पॉइंट है इसलिए मैंने पूरा लाइन कवर किया है, ध्यान से। स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वाले मैटर्स पे स्पेशल स्किल्स या एक्सपीरियंस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ध्यान से। अब अच्छा, कितने टाइम के लिए? कल अपॉइंट हुआ, कल मेरे को जॉब मिल गया, वाइंडिंग अप के केस में लिक्विडेटर बनेगा, मतलब आई कैन बिकम अ टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT और NCLAT, ऐसा सोचना भी मत। ये जो स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बोला है, ये लिस्ट दिया है। इफ यू वांट टू बिकम अ टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 साल का स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLAT, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 साल
25 years का नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आया? पक्का सर? प्रेसिडेंट, जुडिशियल, टेक्निकल, वापस प्रेसिडेंट, जुडिशियल, टेक्निकल। नाउ प्रेसिडेंट के लिए, टेक्निकल के लिए, जुडिशियल के लिए कॉमन में तो यही पॉइंट्स है। एनसीएलटी, ध्यान से, एनसीएलटी में अगर टेक्निकल मेंबर बनना है, एनसीएलटी में अगर टेक्निकल मेंबर बनना है तो कैसे बन सकते हैं? एनसीएलटी में अगर टेक्निकल मेंबर बनना है तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और एनसीएलटी में भी एक तो सेम पॉइंट हो गया। एनसीएलटी में ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, समझते हुए एडिशनल पॉइंट्स क्या है? ओनली फॉर एनसीएलटी, ओके। एडिशनल क्वालिफिकेशंस फॉर टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी, he can be a member of ICLS और ILS। ICLS और ILS क्या होता है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ILS इंडियन लीगल सर्विसेज। ICLS या ILS का मेंबर है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 ईयर्स, लेकिन कंडीशन फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 ईयर्स ऑफ विच, ये 15 साल जिसमें से ये लेस देन का साइन दिख रहा है, लेस देन का साइन करके काटा हुआ है, विच मीन्स नॉट लेस देन, ऑफ विच not less than 3 years, not less than 3 years, the pay scale should be equal to the joint secretary of the government of India। क्या भारी भारी लिखा है ना, कुछ नहीं समझ में आया, समझो एक बार। मेंबर ऑफ ICLS और ILS होना चाहिए फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 years, of which not less than 3 years, of which not less than 3 years pay scale should be equal to the joint secretary of the government of India। का मतलब होता है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि तुम्हारा कम से कम 15 साल का मेंबरशिप ऑफ ICLS ILS में एटलीस्ट 3 साल ऐसा होना चाहिए वेयर योर पे स्केल इज इक्विवेलेंट टू द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन अदर वर्ड्स इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी होता है, 15 साल वाले ICLS ILS के मेंबरशिप में you should be the joint secretary of India for at least 3 years। समझ में आया? It is interpretation। और दूसरा ऑप्शन, अब PCA, PCS, PCMA, पता है क्या होता है? अपने को नौकरी मिल रही है, ध्यान से, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझो, PCA, PCS, PCMA अगर 15 साल और मोर का प्रैक्टिस है उसके पास, देन ही इज एलिजिबल टू बिकम अ टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT। खाली NCLT की बात हो रही है, लास्ट 2 पॉइंट आर ओनली फॉर NCLT। समझो ध्यान से, आई हैव बीन वर्किंग इन एन ऑडिट फर्म एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 25 years, कैन आई बिकम अ टेक्निकल मेंबर? एब्सोल्युटली नॉट इन NCLT। I have been working in an industry as a professional chartered accountant, as a chartered accountant मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फिनेंस मैनेजर हूँ फॉर से लास्ट 30-35 years, कैन आई बिकम मेंबर ऑफ NCLT? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, ये स्पेशल स्किल नॉलेज में अगर तुम आ गए तो ठीक है, बट इफ़ यू आर सेइंग बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री एंड मुझे बनना है, बिकॉज आई एम इन द ऑडिट फर्म एंड मुझे बनना है, तो बॉस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग CS या प्रैक्टिसिंग CMA हुआ तो 15 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस हुआ, यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक अबाउट बिकमिंग अ मेंबर, टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT। क्लियर? लेट्स गो थ्रू सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ऑल दी अदर टर्म्स ऑफ द सर्विस अपॉइंट, किसने किया था? अपॉइंट CG ने ना। तो ऑल दी अदर टर्म्स ऑफ सर्विस शैल बी as decided by the central government only। The president, I said it in the beginning of the part, beginning of the lecture, president is the head of the NCLT and he will be sitting always at the principal bench, which is located where principal bench located at New Delhi। In case of casual vacancy, in case of अच्छा casual vacancy का मतलब क्या होता है? casual vacancy, अरे ये president, ये chairperson जो अपॉइंट हुए, उनको मजा नहीं आ रहा है अपॉइंट होके, मजा नहीं आ रहा है, बोलते मेरे को छोड़ के जाना है, मेरे को छोड़ के जाना है, तो मैं छोड़ के जाऊँ, मैं छोड़ के जाऊँ कि ना जाऊँ? जा सकता हूँ, तेरी मर्जी भाई, तेरे को छोड़ के जाना है तो छोड़ के जा। रिज़ाइन कर सकता है, रिज़ाइन, मर सकता है, अलाउड है। मतलब टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने से पहले बंदा मर जाता है या रिज़ाइन कर जाता है, मर जाता है या रिज़ाइन कर जाता है, दोनों ही अलाउड है।
तो ऐसे केस में टर्म ऑफ ऑफिस खत्म तो हुआ नहीं है, मतलब ऑफिस खाली हो गया बिफोर द टर्म ऑफ ऑफिस, एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, दिस इज नोन एज कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। अब चल ऑफिस तो खाली हो गया, मर गया या छोड़ गया जो भी था, ऑफिस तो खाली हो गया, मतलब भरना तो पड़ेगा कि नहीं, ये ऑफिस खाली हो गया तो भरना पड़ेगा। कैसे भरे, इनको किसने अपॉइंट किया था, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, हाँ, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था, याद है कुछ, अपॉइंटेड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इफ दीज आर अपॉइंटेड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनका कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा? नेचुरली जिसने इनको अपॉइंट किया वही कैजुअल वैकेंसी भरेगा, मतलब सीजी विल फिल द कैजुअल वैकेंसी। डाउट आया? डाउट? आज मरा, सीजी कल दूसरा अपॉइंट कर देगा, इतना जल्दी, सुपर फास्ट, टाइम लगेगा ना। उसको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, कौन फिट बैठता है नहीं बैठता है देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सीजी बोलता है बॉस मेरे को भी टाइम लगेगा, एक काम कर, इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट, सीजी बोलता है मैं करेगा, बट जब तक आई अपॉइंट, बाय द टाइम आई अपॉइंट, एक काम करो, द मोस्ट सीनियर पर्सन शैल टेक ओवर, द मोस्ट सीनियर पर्सन शैल टेक ओवर अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड, अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड, मतलब जो सबसे सीनियर बंदा होगा, सीनियर मतलब एज वाइज नहीं है, उम्र की बात नहीं कर रहे, सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे, द मोस्ट सीनियर पर्सन मतलब हायरार्की में जो अब प्रेसिडेंट चेयरपर्सन के नीचे द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी होगा, दैट पर्सन विल नाउ टेक ओवर द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट अंटिल द नया वाला इज अपॉइंटेड। समझ में आया? अब इनका रिमूवल या रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन कर रहे हैं तो कब से माना जाएगा, या रिमूव कर रहे हैं तो कब से माना जाएगा, वो बताता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले छाप लो, ठीक है। सो गाइज चलते हैं आगे। लास्ट पार्ट जो मैंने बोला, अगर रिज़ाइन करना हुआ या रिमूव करना हुआ तो किस तरह से होगा। अच्छा, रिज़ाइन करा मतलब वेकेशन ऑफ ऑफिस करना पड़ेगा, मतलब ऑफिस खाली होने वाला है तो भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए तो बोला ना, कैजुअल वैकेंसी के केस में सीजी विल अपॉइंट, बट जब तक ही अपॉइंट्स तब तक क्या, द मोस्ट सीनियर पर्सन विल बी टेकिंग द पोजिशन ऑफ द प्रेजिडेंट और चेयरपर्सन। ठीक है, लेकिन रेजिग्नेशन के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, समझो तो कंडीशन जरा ध्यान से समझो। 3 बेसिक कंडीशन दिए हुआ है। अगर तुमको रिजाइन करना है ना, देख ऐसे अचानक से आज तू गया वो गया, कल से आया ही नहीं, सरप्राइज मैं नहीं आने वाला हूँ, ऐसे अगर तूने बोला ना तो चमाट पड़ेगा, चमाट, समझा। मतलब इफ एट ऑल यू वांट टू रिजाइन, इफ एट ऑल यू वांट टू रिजाइन, बेटा पहले नोटिस देना कंपलसरी है। यू आर अ पीपल ऑफ हाई डेजिग्नेशन, फुल रिस्पेक्ट इंटीग्रिटी वाले लोगों, पहले नोटिस दो कि हमको रिजाइन करना है। एंड ये जो तुमने नोटिस दिया ना, ये जो तुमने नोटिस दिया कि हमको रिजाइन करना है,
3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 3 months नोटिस इज कंपल्सरी, 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। या 3 months का तो तुमने नोटिस दिया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 1 फरवरी को मैंने नोटिस दिया, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल एंड 1 मई, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और 30th अप्रैल विल बी माई लास्ट डे। 1 फरवरी से लेके 1 मई तक मेरे को, 30th अप्रैल तक मेरे को काम करना पड़ेगा। हम 1 मई पकड़ के चलते, 3 महीने का अगर मुझे 1 मई को रिजाइन करना है तो आई हैव टू गिव द नोटिस ऑन 1 फरवरी। चल अब समझो आगे, मैंने 1 फरवरी को नोटिस दिया, मेरे को 1 मई से मैं रिजाइन कर रहा हूँ, 3 महीने का नोटिस दिया, लेकिन ध्यान से समझो, बीच में वो आ गया मार्च, बीच में मार्च आ गया और मार्च में उनको वो आदमी मिल गया, सीजी को वो आदमी मिल गया जो मेरी जगह लेने वाला है ऑफिस में। नहीं, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में, द सक्सेसर फॉर माई पोजीशन। मेरा सक्सेसर अगर मिल गया है तो ऐसे केस में मार्च में मेरे को रिजाइन, ऑफिस खाली करना पड़ेगा या मई तक बैठना पड़ेगा? लॉजिकली सीजी बोलेगा देख वैसे भी तो नोटिस पे, तेरा पगार, तेरा पैसा जितना बनता हम तेरे को दे देंगे, वी हैव अपॉइंटेड अ सक्सेसर सक्सेसफुली, मत आना कल से, वी हैव अपॉइंटेड अ सक्सेसर सक्सेसफुली, मत आना कल से, वैसे भी तू नोटिस पे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें ना मैंने एक और ट्विस्ट डाल दिया, समझो ट्विस्ट कैसे आया। 1 फरवरी को मैंने नोटिस दिया, ध्यान से, 1 फरवरी को मैंने नोटिस दिया कि 1 मई को मुझे रिजाइन करना है, 1 फरवरी को नोटिस दिया कि 1 मई को रिजाइन करना है और वो मार्च में सक्सेसर अपॉइंट करने वाला था, लेकिन 28 फरवरी को मेरा टर्म ही खत्म हो रहा है, 28 फरवरी को मेरा टर्म ही खत्म हो रहा है। तो अब ऐसे केस में तुम बताओ, मैं 1 मई तक ऑफिस में बैठूं या मेरा सक्सेसर अपॉइंट होने तक ऑफिस में बैठूं? कोई सवाल ही नहीं है। 28 मई को मेरा टर्म एनीवेज खत्म हो रहा है, मैं टर्म खत्म होते वैसे ही ऑफिस खाली कर दूंगा। मीनिंग रेजिग्नेशन के केस में मेरा रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से माना जाएगा के लिए 3 पॉइंट बोला, फटाक से इधर आ जाओ। 3 पॉइंट बोला, सबसे पहला 3 महीना फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस बाय सीजी और योर सक्सेसर इज अपॉइंटेड और एक्सपायरी ऑफ योर टर्म whichever is earlier तुमको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नोटिस देना कंपलसरी होगा, बिना नोटिस दिए तुम जा रहा हो नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर तू इतना एटीट्यूड से बोल सकता है कि बॉस आई एम रिजाइनिंग, तो सीजी बोलता है तेरे को तो अपॉइंट ही मैंने किया रे, मैं जब चाहूँ तेरे को किक आउट कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुझे निकाल सकता हूँ। बोले तो रिमूवल बाय सीजी। बाय सीजी क्यों? अबे जिसने अपॉइंट किया वही तो रिमूव करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन याद है, अगर अपॉइंटमेंट थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, बचपन में पढ़ा था अपन ने, अपॉइंटमेंट सीजी करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ पढ़ा था। समझ में आ रहा है? रिमूवल भी सीजी करेगा, रिमूवल भी सीजी करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। समझ में आ रहा है? रिमूवल क्यों करेगा सीजी? लेकिन ऐसे सीजी को मन हुआ, आज सुबह उठ के सीजी को मन हुआ चल यार कुछ तूफानी करते, क्या करना है, 2-4 चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, सेबी वाला है, सबको निकाल देते हैं। ऐसा करेगा सीजी? लॉजिक होना चाहिए। सीजी क्यों रिमूव करेगा? समझो, सीजी रिमूव करने के लिए अपने पास 6 पॉइंट है। सबसे पहले दैट पर्सन हैज बीन एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट। अरे तेरे पास खुद के पास फूटी कौड़ी नहीं है, तेरे खुद के पास कोई पैसे नहीं है, तेरे को कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी में तो पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं, उधर तुझे डिसीजन कैसे देने दे? इफ यू आर एन इंसॉल्वेंट यू विल बी रिमूव्ड बाय सीजी। कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब ऐसे ये प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, ठीक है, दलील चल रही थी, ये मेरा एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक प्लांटिफ होता है, दोनों डिफेंडेंट और प्लांटिफ दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, कंपनीज एक्ट में केस मेरे पे चलेगा या उस पे चलेगा, या क्यों चलेगा क्यों नहीं चलेगा, माफ़ कर दो छोड़ दो, चल रहा था। एंड प्रेसिडेंट को आया गुस्सा आते ही उसने कटघरे से नीचे जंप मारा, जंप मार के किसी भी एक पार्टी को चमाट बजा दिया। अबे तू ऐसा करेगा? यू आर अ प्रेसिडेंट, तेरे को शोभा देता है, यू आर अ चेयरपर्सन, तेरे को शोभा देता है? नहीं। मतलब चमाट मारना इज व्हाट? गलत बात मतलब मॉरली सबके लिए रॉन्ग है, मतलब इट इज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इफ
द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, उसका रिमूवल हो जाएगा। थर्ड, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, ये क्या होता है फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल? बैठा था प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, सामने ऑडियंस बैठी थी, ऑडियंस में तो बैठा था, प्रेसिडेंट अपना वर्डिक्ट दे रहा था, देने जा रहा था, एंड वर्डिक्ट देते टाइम सामने ऑडियंस में से किसी ने फूल फेंका, प्रेसिडेंट मुस्कुराया, बट उसका ध्यान नहीं, वो फूल के साथ गमला साथ में आ रहा था, धूप लग गया। फिजिकली इनकेपेबल, सर फट चुका है, एंड सर पे लगा है, बंदा मेंटली इनकेपेबल हो गया। इफ अ पर्सन इज फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, अब वो डिसीजन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। और जब तू डिसीजन ही नहीं दे सकता तो तेरा काम क्या? अ पर्सन इज फिजिकली मेंटली इनकेपेबल मे बी रिमूव्ड। थर्ड, एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, मतलब दो पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एंड टाटा कंपनीज, केस चल रहा है, मैं NCLT, मेरे को ऑर्डर देना है, लेकिन मेरे खुद के शेयर्स पड़े हुए रिलायंस टाटा में, अच्छे खासे सब्सटैंशियल होल्डिंग, मेरा खुद का अगर कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, मेरा सगा भाई उस कंपनी का MD है, अरे भाई फिनेंशियल या अदर कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो, देन यू कैन बी रिमूव्ड, अब्यूज्ड हिज पोजीशन और एक्टेड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। का मतलब अब्यूज्ड हिज पोजीशन क्या होता है? अब्यूज्ड हिज पोजीशन का मतलब होता है तुम्हारे जितने पावर्स दिए हुए हैं तुमको, वो पावर्स के बियॉन्ड जाकर के तुमने काम किया, पावर्स को ओवरराइड करते हुए तुमने काम किया, और यू हैव एक्टेड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के खिलाफ कोई काम किया, तो तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे सजा मिलेगी, एंड सजा इज गेट आउट, बोले तो रिमूवल बाय CG आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे भी तो मौका दो, प्रेसिडेंट बोलता है, चेयरपर्सन बोलता है, तुम भले मुझे निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, लेकिन मुझे भी तो मौका दो टू प्रूव माई इनोसेंस, मतलब प्रोवाइड मी एन रीजनेबल OOBH, ठीक है, प्रोवाइड मी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एटलीस्ट। हाँ मिलेगा ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लेकिन भाई तू इंसॉल्वेंट है ना, अगर तो उसमें OBH नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट दे दिया तो इंसॉल्वेंट है, अब उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई प्रश्न नहीं आता, बट B, C, D, E, F में से कोई भी पॉइंट अगर अट्रैक्ट हुआ तो तुझे OOBH दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? याद रखना, इसमें से कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट होने की वजह से अगर तेरा रिमूवल होता है, इन दैट केस जिंदगी में आज तक तूने जितने भी पाप किए, मतलब जितने भी डिसीजन दिए, कोई तो अग्रीव्ड पार्टी होगा, कोई तो बेनिफिटिंग पार्टी होगा, तेरे आज तक के डिसीजंस वॉइड नहीं माने जाएंगे, ऑल योर प्रायर एक्ट्स विल बी वैलिड। समझ में आया? इसके बाद लास्ट एक कंसेप्ट आता है, दैट इज योर प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन। यहाँ पर प्रोसीजर किस तरह से होगा, वो लास्ट वाला स्टेप प्रोसीजर मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसको छाप लो। सो गाइज, जैसे अपन ने बोला आई विल गिव यू द प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन। ध्यान से समझना, द प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल, एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है अगर लॉजिकली सोचो तो, ठीक है। सो लॉजिक के हिसाब से देखते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का प्रोसीजर मतलब सबसे पहले तो अगर एडजुडिकेशन स्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड
एनसीएलटी में केस गया, ठीक है, एनसीएलटी में केस गया तो ध्यान से देखना, ध्यान से, सबसे पहले आएगा ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ओके, सबसे पहले आया ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया, आइदर आई विल बी सेटिस्फाइड और आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। इफ आई एम सेटिस्फाइड, ध्यान से, इफ आई एम सेटिस्फाइड एंड प्रोसीजर खत्म। मजा तो तब आएगा व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि तब जाकर के तुम अपील करोगे, ठीक है, तब जाकर के तुम अपील करोगे। तो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू विल अपील, किसको? अपील विल गो डायरेक्टली टू एनसीएलटी का बड़ा भाई, बोले तो एनसीएलएटी, एनसीएलएटी को अपील जाएगा विद इन 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। ये 45 डेज में मैं करने ही वाला था, मैंने सोचा 40 और 45 के बीच में कर दूंगा, ठीक है, बट 40 एंड 45 के बीच में ना मेरे घर पे 2 डेथ हो गया एंड देन मुंबई में राइट्स हो गया, तो नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो अपील करने का अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नहीं, मतलब जेन्युइन रीज़न है यार, मैं क्या करूँ। तो ऐसे केस में अगर जेन्युइन रीज़न एनसीएलटी को अगर लगता है, इफ़ एनसीएलटी फील्स दैट नहीं यार बंदा जेन्युइन रीज़न दे रहा है, तो एक्सटेंशन दे सकता है फॉर फर्दर 45 डेज, मतलब 45 प्लस मैक्सिमम दूसरा 45, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सो आई मेड एन अपील टू एनसीएलटी, फिर आएगा ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ध्यान से, कितने टाइम में आएगा ऑर्डर? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न जाने कब आएगा ऑर्डर। अरे भाई ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है। इसका मतलब यहाँ पर हमने पहले चैप्टर का हेडिंग याद करो, एनसीएलटी स्ट्रोक एनसीएलटी टू कॉसी जुडिशियल बॉडीज सेट अप बाय सीजी बोला था, मतलब दे आर टू कॉसी जुडिशियल बॉडीज, they are not judicial bodies, they act like the judicial bodies, they have powers like the judicial bodies, judicial body के जैसा है लेकिन judicial body नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? it means ये कोर्ट वाला खाली फीलिंग लाता है, कोर्ट नहीं है, समझ में आ रहा है? ये कोर्ट वाला फीलिंग लाता है, ये कोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर तारीख पे तारीख वाला फंडा नहीं चलेगा। 90 डेज के अंदर केस रफा दफा करने का ऑर्डर दिया जाता है, 3 महीने के अंदर पूरा केस जो भी आता है तुम्हारे पास उसको रफा दफा करो। अब 90 डेज में मुझे केस का वर्डिक्ट देना है, मैंने ऑर्डर तो दे दिया, बट ऑर्डर जो भी दिया, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी ऑर्डर दिया जाएगा बाय एनसीएलटी, इट विल बी गिवन आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल OOBH, बोले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। समझ में आ रहा है? अब समझो कहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट, कहाँ से हुआ? हाँ, एनसीएलटी का ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, either I am satisfied or I am not satisfied. I am satisfied तो प्रोसीजर खत्म, if I am not satisfied तो अपील टू एनसीएलटी, तो फिर आएगा ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। अच्छा, ऑर्डर आ गया वापस, अगेन ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, either I am satisfied or I am not satisfied. If I am satisfied एंड प्रोसीजर खत्म, we lived happily ever after। समझ में आ रहा है? बट मजा तो तब आएगा if you are not satisfied, क्योंकि तब अपील होगा। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ। याद है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले ये पूछा जाता है वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ। इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बॉस गेट आउट, कोई आगे अपील करने का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ देन यू कैन अपील फर्दर। अब नेक्स्ट अपील, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यस क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन आई विल अपील फर्दर। अब किसको अपील करूं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट। ऐसा सोचना भी मत, वाई? बिकॉज हाई कोर्ट को तो रिप्लेस किया है अपने एनसीएलटी ने, अपने ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट को ही तो रिप्लेस किया है ट्रिब्यूनल ने, मतलब हाई कोर्ट को अपील नहीं जाएगा। इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, डायरेक्ट अपील जाएगा टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर ऑल द पार्टीज टू द अपील। समझ में आया? सबसे पहला ध्यान से रिकैप दे रहा हूं, रिकैप एकदम ध्यान से सुनो, खाली सुनो। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो एंड, नॉट सेटिस्फाइड अपील टू एनसीएलटी, अपील तो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अगेन सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो एंड, नॉट सेटिस्फाइड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट गेट आउट, क्वेश्चन ऑफ लॉ
अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज फाइनल एंड बाइंडिंग, तुम्हारा एडजुडिकेशन प्रोसीजर समाप्त। इतना याद रखना है खाली, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आता है उससे पहले जो अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है, वो अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है इट शुड बी डन विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ NCLAT। 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ NCLAT अपील हो जाना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अगर जेन्युइन रीजन लगता है इट कैन प्रोवाइड एन एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम फर्दर 60 डेज। क्लियर एकदम। ऊपर जो सबसे पहला पढ़ा ना बने NCLT ऑर्डर ऑफ NCLT, ध्यान से द ऑर्डर ऑफ NCLT के लिए बोला है, जो भी NCLT ऑर्डर देता है सबसे पहले वो भी शुड बी गिवन आफ्टर प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल OOBH टू ऑल द पार्टीज, ठीक है, टू द अग्रीव पार्टी बेसिकली। दूसरा पॉइंट उसमें दिया हुआ है, अगर NCLT को ऐसा लगता है कि उसने ना अपने ऑर्डर में, ऑर्डर देने के बाद उसने अपने ऑर्डर में ना कोई मिस्टेक कर दिया था, कोई एपरेंट मिस्टेक कर दिया था, अगर NCLT को ऐसा लगता है कि उसने अपने ऑर्डर में कोई एपरेंट मिस्टेक कर दिया था, इन दैट केस NCLT के पास पावर है टू रिव्यू, to rectify its apparent mistake, to review rectify its apparent mistake within 2 years from the date of its order। within 2 years वो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। नहीं तो रेक्टिफाई करने के बाद नया वाला ऑर्डर जो आएगा ना, नया वाला ऑर्डर, दिस नया वाला ऑर्डर शुड ऑल्सो बी गिवन, शुड ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टीज हु आर द पार्टीज टू द अपील। समझ में आया? दैट इज योर प्रोसीजर ऑफ एडजुडिकेशन ऑन NCLT एंड NCLAT। इसके बाद लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर, उससे पहले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को छाप लो। थैंक्स।